न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाले रहे नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नीदरलैंड दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन के लिए जताया आभार। दुनिया भर की जेलों में 23,456 पाकिस्तानी कैद दुष्कर्म, हत्या, नशा और धोखाधड़ी के मामलों में हुई सजा। कैंस 2025 मशहूर सिंगर नेहा वसीम के ड्रेसी ड्रेस पहनकर रेड कार्पेट पर उतरी नैन्सी दैगी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नीदरलैंड दौरे पर सोमवार को वहां के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प से मुलाकात की। इस मुलाकात में विदेश मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर नीदरलैंड के समर्थन के लिए आभार जताया। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि पोस्ट में नीदरलैंड सरकार की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि नीदरलैंड के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को लेकर चर्चा हुई। भारतीय विदेश मंत्री ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री रूबेन ब्रकेलमैन से भी मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने हेग में भारतीय मूल के लोगों भी मुलाकात की और उनसे भारत और नीदरलैंड के संबंधों को मजबूत करने में योगदान देने की अपील की। डॉक्टर जयशंकर सोमवार को नीदरलैंड पहुंचे। 19 मई से लेकर 24 मई तक भारतीय विदेश मंत्री विदेश दौरे पर है। इस दौरान वे नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी की यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि इन तीनों ही देशों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया था। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन ने भारत का समर्थन करते हुए आतंकवाद की निंदा की थी। साथ ही उन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की थी। भारत और नीदरलैंड के बीच 75 साल पुराने कूटनीतिक संबंध है। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। पाकिस्तान के 23,000 लोग दुनिया भर में दुष्कर्म, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी समेत विभिन्न अपराधों में जेल की सलाखों में पीछे बंद है। ये बात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को सूचित करते हुए बताई। उसने कहा, वर्तमान 23,456 पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में सलाखों के पीछे कैद है। इनमें से सबसे अधिक 12,156 कैदी सऊदी अरब में बंद है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने ये जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी की है। डॉन ने बताया कि निचले सदन के प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिया। डॉन ने बताया, एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा कि UAE में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 5,292 पाकिस्तानी कैदी है। चीन में कैद 400 पाकिस्तानियों में से अधिकांश को ड्रग, दुष्कर्म, डकैती, हत्या और जाली मुद्रा के मामलों में दोषी ठहराया गया। बहरीन में कैद 450 पाकिस्तानियों को ड्रग तस्करी, ड्रग्स रखने और धोखाधड़ी के मामलों में दोषी ठहराया गया था। अफगानिस्तान ने 88 पाकिस्तानियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने और सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया। सऊदी अरब और UAE को छोड़ दे तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब बनाया हुआ है। ये कतर में 338 और ओमान में 309 पाकिस्तानी नशा तस्करी, हत्या, डकैती और यौन उत्पीड़न में दोषी ठहराए गए हैं। मलेशिया में ऐसे अपराधों के लिए 255 पाकिस्तानियों को दोषी ठहराया गया। ये बात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को सूचित करते हुए बताई। उसने कहा, वर्तमान 23,456 पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में सलाखों के पीछे कैद है। इनमें से सबसे अधिक 12,156 कैदी सऊदी अरब में बंद है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने ये जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी की है। डॉन ने बताया कि निचले सदन के प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय ने ये बयान दिया। डॉन ने बताया, एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा कि UAE में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 5,292 पाकिस्तानी कैदी है। चीन में कैद 400 पाकिस्तानियों में से अधिकांश को ड्रग, दुष्कर्म, डकैती, हत्या और जाली मुद्रा के मामलों में दोषी ठहराया गया। बहरीन में कैद 450 पाकिस्तानियों को ड्रग तस्करी, ड्रग्स रखने और धोखाधड़ी के मामलों में दोषी ठहराया गया था। अफगानिस्तान ने 88 पाकिस्तानियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने और सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया। सऊदी अरब और UAE को छोड़ दे तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब बनाया हुआ है। ये कतर में 300
338 और ओमान में 309 पाकिस्तानी नशा तस्करी, हत्या, डकैती और यौन उत्पीड़न में दोषी ठहराए गए हैं। मलेशिया में ऐसे अपराधों के लिए 255 पाकिस्तानियों को दोषी ठहराया गया। ये बात पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने नेशनल असेंबली को सूचित करते हुए बताई। उसने कहा वर्तमान 23,456 पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में सलाखों के पीछे कैद है। इनमें से सबसे अधिक 12,156 कैदी सऊदी अरब में बंद है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने यह जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी की है। डॉन ने बताया कि निचले सदन के प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया। डॉन ने बताया एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा कि यूएई में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 5,292 पाकिस्तानी कैदी है। चीन में कैद 400 पाकिस्तानियों में से अधिकांश को ड्रग, दुष्कर्म, डकैती, हत्या और जाली मुद्रा के मामलों में दोषी ठहराया गया। बहरीन में कैद 450 पाकिस्तानियों को ड्रग तस्करी, ड्रग्स रखने और धोखाधड़ी के मामलों में दोषी ठहराया गया था। अफगानिस्तान ने 88 पाकिस्तानियों को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने और सुरक्षा संबंधी अपराधों के लिए दोषी ठहराया। सऊदी अरब और यूएई को छोड़ दे तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब बनाया हुआ है। ये कतर में 338 और ओमान में 309 पाकिस्तानी नशा तस्करी, हत्या, डकैती और यौन उत्पीड़न में दोषी ठहराए गए हैं। मलेशिया में ऐसे अपराधों के लिए 255 पाकिस्तानियों को दोषी ठहराया गया। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। हाल ही में 13 मई से कैन्स फिल्म फेस्टिवल का आरंभ हुआ था। ये इवेंट कैन्स शहर में आयोजित हो रहा है, जो कि फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा के किनारे स्थित है, एक छोटा सा शहर है। ये इवेंट फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित आयोजन माना जाता है, जहां बड़े बड़े सितारे रेड कारपेट पर नजर आते हैं। बॉलीवुड के कई दिग्गज सेलेब्स भी वहां पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर से यूपी की फैशन इन्फ्लुएंसर और डिजाइनर नैन्सी त्यागी ने जलवा बिखेरा है। अपने पहले लुक में तो वो 3D फ्लोरल गाउन पहनी थी, तो वही दूसरे दिन उन्होंने क्रिस्टल पर्ल ड्रेस पहनी, जिसमें लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तस्वीरें सामने आई और बाद में एक विवाद ने जन्म ले लिया। दरअसल उन्होंने जो ड्रेस पहनी थी वो बिल्कुल मशहूर सिंगर नेहा भसीन के जैसी थी, जिसे वो एक इवेंट में पहन चुकी है। ऐसे में अब लोगों ने दोनों के लुक्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया। आइए आपको भी दोनों के लुक्स दिखाते हैं। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में अपने दूसरे लुक को नैन्सी ने काफी अलग अंदाज में कैरी किया था। इस दौरान उन्होंने काफी बोल्ड की बेस कलर की कॉर्सेट स्टाइल ड्रेस कैरी की थी, जिस पर पर्ल के साथ साथ क्रिस्टल का काम भी था। पर्ल और क्रिस्टल की वजह से उनकी ड्रेस काफी चमक रही थी। इस लुक के बारे में उन्होंने कहा था कि ये रंग उन्होंने इसलिए पहना क्योंकि ये उनकी मां का पसंदीदा रंग है। अपनी कॉर्सेट स्टाइल वाली ड्रेस के साथ नैन्सी ने जो पफी ओवरकोट कैरी किया था वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहा। हैवी पफर स्लीव और ट्रेल वाले इस ओवरकोट से उनका लुक बाकियों से काफी अलग लग रहा था। इसे उन्होंने काफी अलग अंदाज में कैरी किया था। और अब देखते हैं अगली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की, जिसमें युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को कैनेडी सेंटर बोर्ड डिनर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उन्होंने सज्जन व्यक्ति उन्हें बताया। ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले ही मेरी एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है उनसे बात हुई है। हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई और बातचीत में थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हर सप्ताह 5,000 युवा सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताया और कहा कि क्या आप यकीन कर सकते हैं 5,000 ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमलों में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसमें युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को कैनेडी सेंटर बोर्ड डिनर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उन्होंने सज्जन व्यक्ति उन्हें बताया। ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले ही मेरी एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है उनसे बात हुई है। हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई और बातचीत में थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हर सप्ताह 5,000 युवा सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताया और कहा कि क्या आप यकीन कर सकते हैं 5,000 ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमलों में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं, जिसमें युद्ध विराम को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को कैनेडी सेंटर
बोर्ड डिनर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और उन्होंने सज्जन व्यक्ति उन्हें बताया। ट्रंप ने कहा कि एक दिन पहले ही मेरी एक सज्जन व्यक्ति जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है उनसे बात हुई है। हमारे बीच अच्छी बातचीत हुई और बातचीत में थोड़ी बहुत तरक्की भी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि इस युद्ध में हर सप्ताह 5000 युवा सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को नरसंहार बताया और कहा कि क्या आप यकीन कर सकते हैं 5000, ये आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि हमलों में आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम कर सकते हैं कर रहे हैं। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के सदस्य देशों ने वैश्विक महामारी समझौते के पक्ष में मतदान किया। इस समझौते का मकसद भविष्य में किसी भी महामारी को रोकना है। इस समझौते पर आज WHO की बैठक में चर्चा होगी। WHO ने बताया कि बैठक के बाद विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बयान जारी करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इस आपदा समझौते की शुरुआत की गई थी और इसकी मंजूरी देने से पहले 3 साल से अधिक समय तक इसे अपनाने की प्रक्रिया चली। इस समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने पर बात हुई। WHO ने बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते को WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनाया गया। इसका उद्देश्य देशों, WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि महामारी को रोका जा सके और भविष्य में महामारी संकट की स्थिति में बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इस समझौते का मकसद भविष्य में किसी भी महामारी को रोकना है। इस समझौते पर आज WHO की बैठक में चर्चा होगी। WHO ने बताया कि बैठक के बाद विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बयान जारी करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इस आपदा समझौते की शुरुआत की गई थी और इसकी मंजूरी देने से पहले 3 साल से अधिक समय तक इसे अपनाने की प्रक्रिया चली। इस समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने पर बात हुई। WHO ने बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते को WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनाया गया। इसका उद्देश्य देशों, WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि महामारी को रोका जा सके और भविष्य में महामारी संकट की स्थिति में बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इस समझौते का मकसद भविष्य में किसी भी महामारी को रोकना है। इस समझौते पर आज WHO की बैठक में चर्चा होगी। WHO ने बताया कि बैठक के बाद विभिन्न देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बयान जारी करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान इस आपदा समझौते की शुरुआत की गई थी और इसकी मंजूरी देने से पहले 3 साल से अधिक समय तक इसे अपनाने की प्रक्रिया चली। इस समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए जो कमियां हैं उन्हें दूर करने पर बात हुई। WHO ने बयान में कहा कि इस महत्वपूर्ण समझौते को WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनाया गया। इसका उद्देश्य देशों, WHO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि महामारी को रोका जा सके और भविष्य में महामारी संकट की स्थिति में बेहतर तरीके से निपटा जा सके। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों के हालिया विस्तार के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के कड़े विरोध के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को उन देशों और उनके नेताओं की तीखी आलोचना की है। पीएम नेतन्याहू ने सभी पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नरसंहार हमले को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए हमास के खिलाफ पूर्ण विजय हासिल करने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले हमारे अस्तित्व के लिए रक्षात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल से पूछकर और एक फलस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस के नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, जबकि इस तरह के और अधिक अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। पीएम नेतन्याहू ने सभी पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नरसंहार हमले को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए हमास के खिलाफ पूर्ण विजय हासिल करने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले हमारे अस्तित्व के लिए रक्षात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल से पूछकर और एक फलस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस के नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, जबकि इस तरह के और अधिक अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं।
पीएम नेतन्याहू ने सभी पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नरसंहार हमले को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में पीएम नेतन्याहू ने संघर्ष को हल करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए हमास के खिलाफ पूर्ण विजय हासिल करने के लिए इजराइल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों के नष्ट होने से पहले हमारे अस्तित्व के लिए रक्षात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल से पूछकर और एक फलस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस के नेता 7 अक्टूबर को इजराइल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, जबकि इस तरह के और अधिक अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। चीन ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी संघर्ष विराम के लिए रचनात्मक भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाकदार शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के साथ वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे डार चीन की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय पाकिस्तानी अधिकारी नेता है। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की निर्मित कई हथियारों से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। डार का बीजिंग एयरपोर्ट पर फीका स्वागत किया गया। उन्हें लेने के लिए चीन का कोई वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री भी नहीं पहुंचा। डार के इस यात्रा के दौरान अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ सिंधु जल संधि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जाने की उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मियो निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तानी सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार है। डार की यात्रा पाकिस्तान सरकार की ओर से चीन को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाकदार शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के साथ वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे डार चीन की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय पाकिस्तानी अधिकारी नेता है। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की निर्मित कई हथियारों से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। डार का बीजिंग एयरपोर्ट पर फीका स्वागत किया गया। उन्हें लेने के लिए चीन का कोई वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री भी नहीं पहुंचा। डार के इस यात्रा के दौरान अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ सिंधु जल संधि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जाने की उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मियो निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तानी सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार है। डार की ये यात्रा पाकिस्तान सरकार की ओर से चीन को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाकदार शीर्ष चीनी राजनयिक वांग यी के साथ वार्ता के लिए बीजिंग पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोमवार को 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे डार चीन की यात्रा करने वाले पहले उच्च स्तरीय पाकिस्तानी अधिकारी नेता है। बता दें कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने चीन और तुर्की निर्मित कई हथियारों से भारत पर हमला किया, लेकिन भारत ने उन्हें नाकाम कर दिया। डार का बीजिंग एयरपोर्ट पर फीका स्वागत किया गया। उन्हें लेने के लिए चीन का कोई वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री भी नहीं पहुंचा। डार के इस यात्रा के दौरान अपने सदाबहार मित्र चीन के साथ सिंधु जल संधि समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जाने की उम्मीद है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मियो निंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तानी सदाबहार रणनीतिक सहयोगी साझेदार है। डार की ये यात्रा पाकिस्तान सरकार की ओर से चीन को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सोमवार को वेटिकन में पोप लियो 14वें से मुलाकात की। इस दौरान वेंस ने पोप की अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी की ओर से एक पत्र सौंपा, जिनमें उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया गया। शिकागो में जन्मे पोप लियो 14वें ने पत्र लेकर अपनी मेज पर रखा। साथ ही इस बात पर वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि किसी भी समय जरूर मुलाकात के दौरान 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने वाले जेडी वेंस ने पोप को सेंट ऑगस्टिन की 2 प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ और ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन भेंट की। इसके अलावा उन्होंने शिकागो बियर्स की एक टी शर्ट भी दी जिस पर लियो लिखा हुआ था। इसके जवाब में पोप लियो ने वेंस को एक कांस्य की मूर्ति दी जिस पर लिखा था कि शांति एक नाजुक फूल है। साथ ही पोप ने वेंस को पोप महल की तस्वीरों वाली एक किताब भी भेंट की। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि मैं इन कमरों में रह सकता हूँ, लेकिन ये तय नहीं। इस दौरान वेंस ने पोप की अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी की ओर से एक पत्र सौंपा, जिनमें उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया गया। शिकागो में जन्मे पोप लियो 14वें ने पत्र
पत्र लेकर अपनी मेज पर रखा। साथ ही इस बात पर वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि किसी भी समय जरूर मुलाकात के दौरान 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने वाले जेडी वेंस ने पोप को सेंट ऑगस्टिन की 2 प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ और ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन भेंट की। इसके अलावा उन्होंने शिकागो बियर्स की एक टी शर्ट भी दी जिस पर लियो लिखा हुआ था। इसके जवाब में पोप लियो ने वेंस को एक कांसे की मूर्ति दी जिस पर लिखा था कि शांति एक नाजुक फूल है। साथ ही पोप ने वेंस को पोप महल की तस्वीरों वाली एक किताब भी भेंट की। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि मैं इन कमरों में रह सकता हूँ लेकिन ये तय नहीं है। इस दौरान वेंस ने पोप की अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी की ओर से एक पत्र सौंपा जिनमें उन्हें अमेरिका आने का न्योता दिया गया। शिकागो में जन्मे पोप लियो 14वें ने पत्र लेकर अपनी मेज पर रखा। साथ ही इस बात पर वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि किसी भी समय जरूर मुलाकात के दौरान 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाने वाले जेडी वेंस ने पोप को सेंट ऑगस्टिन की 2 प्रसिद्ध पुस्तक द सिटी ऑफ और ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन भेंट की। इसके अलावा उन्होंने शिकागो बियर्स की एक टी शर्ट भी दी जिस पर लियो लिखा हुआ था। इसके जवाब में पोप लियो ने वेंस को एक कांसे की मूर्ति दी जिस पर लिखा था कि शांति एक नाजुक फूल है। साथ ही पोप ने वेंस को पोप महल की तस्वीरों वाली एक किताब भी भेंट की। उन्होंने मजाक में ये भी कहा कि मैं इन कमरों में रह सकता हूँ लेकिन ये तय नहीं है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। अमेरिका में 3.5 लाख वेनेजुएला वासियों की टीपीएस सुरक्षा खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा निर्वासन का खतरा है। इसके तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन को 3.5 लाख वेनेजुएला वासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाने की मंजूरी दे दी। इससे इन लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ये फैसला उस समय आया जब एक संघीय जज एडवर्ड चेन ने इस टीपीएस को बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जो कि आपात अपीलों में सामान्य बात मानी जाती है। ट्रंप सरकार पहले ही कई बार आपात अपील के जरिए टीपीएस और अन्य मानवीय राहत कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने क्यूबा, हुती, निकारागुआ और वेनेजुएला के हजारों प्रवासियों के लिए जारी मानवीय राहत को भी खत्म करने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कि जस्टिस केडन जी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले पर असहमति जताई और सरकार की अपील को खारिज करने की वकालत भी की। इसको लेकर ट्रंप ने अदालत में कहा कि टीपीएस को खत्म करने का मतलब है तुरंत निर्वासन नहीं और प्रभावित लोग अमेरिका में रहने के लिए दूसरी कानूनी कोशिशें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टीपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है जहां प्राकृतिक आपदा या गृह युद्ध के कारण हालत खराब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा निर्वासन का खतरा है। इसके तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन को 3.5 लाख वेनेजुएला वासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाने की मंजूरी दे दी। इससे इन लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ये फैसला उस समय आया जब एक संघीय जज एडवर्ड चेन ने इस टीपीएस को बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जो कि आपात अपीलों में सामान्य बात मानी जाती है। ट्रंप सरकार पहले ही कई बार आपात अपील के जरिए टीपीएस और अन्य मानवीय राहत कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने क्यूबा, हुती, निकारागुआ और वेनेजुएला के हजारों प्रवासियों के लिए जारी मानवीय राहत को भी खत्म करने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कि जस्टिस केडन जी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले पर असहमति जताई और सरकार की अपील को खारिज करने की वकालत भी की। इसको लेकर ट्रंप ने अदालत में कहा कि टीपीएस को खत्म करने का मतलब है तुरंत निर्वासन नहीं और प्रभावित लोग अमेरिका में रहने के लिए दूसरी कानूनी कोशिशें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टीपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है जहां प्राकृतिक आपदा या गृह युद्ध के कारण हालत खराब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ा निर्वासन का खतरा है। इसके तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन को 3.5 लाख वेनेजुएला वासियों से टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी कि अस्थायी कानूनी सुरक्षा हटाने की मंजूरी दे दी।
इससे इन लोगों पर निर्वासन का खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि ये फैसला उस समय आया जब एक संघीय जज एडवर्ड चेन ने इस टीपीएस को बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे कोई तर्क नहीं दिया, जो कि आपात अपीलों में सामान्य बात मानी जाती है। ट्रंप सरकार पहले ही कई बार आपात अपील के जरिए टीपीएस और अन्य मानवीय राहत कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने क्यूबा, हुती, निकारागुआ और वेनेजुएला के हजारों प्रवासियों के लिए जारी मानवीय राहत को भी खत्म करने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केडन जी ब्राउन जैक्सन ने इस फैसले पर असहमति जताई और सरकार की अपील को खारिज करने की वकालत भी की। इसको लेकर ट्रंप ने अदालत में कहा कि टीपीएस को खत्म करने का मतलब है तुरंत निर्वासन नहीं, और प्रभावित लोग अमेरिका में रहने के लिए दूसरी कानूनी कोशिशें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि टीपीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत उन देशों के नागरिकों को अमेरिका में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है जहां प्राकृतिक आपदा या गृह युद्ध के कारण हालत खराब होते हैं। और दर्शकों, फिलहाल अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश विदेश की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।